नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का 400 पार का संग्राम। दरअसल देश में अब तक 4 चरणों में 380 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, मतदान संपन्न हो गया और अब 3 चरण बाकी हैं। वैसे नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले ही बहुमत के दावे वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। बंगाल के रण में आज अमित शाह ने दावा किया कि चौथे चरण में ही, यानी जो चुनाव 4 चरणों में हो चुके हैं 380 सीटों पर, चौथे चरण में ही बीजेपी बहुमत का आंकड़ा छू लेगी, ये उनका अनुमान है। उन्होंने अनुमान लगाया कि 380 में से 270 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। शाह के इन दावों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी को 400 सीटें तो क्या 200 सीटें भी नहीं मिलेगी। आइए चर्चा इसी पर करते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दें। 380 सीटों पर हुआ मतदान, शाह का पूर्वानुमान। चौथे चरण में ही बहुमत, 270 सीटों पर खुलेगी किस्मत। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके। शाह के दावे पर कांग्रेस ने किया पलटवार। 400 तो छोड़िए, 200 सीट भी भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में जीत ली। 400 पार का संग्राम। चर्चा के लिए मैं परिचय कराता हूं खास मेहमानों का। आरसी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीसीसी महासचिव। बहुत बहुत स्वागत है आरसी चौधरी साहब आपका। और इसके अलावा डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि बीजेपी के मेहमान मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे, तो मैं कोशिश यही करता हूं अगले 2-3 मिनट में, मुझे उम्मीद है कि पंकज मीणा जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ जाएंगे। तो फिर राजनीतिक सवाल से शुरुआत करनी थी, लेकिन जरा एनालिसिस कर लेते हैं। मिथिलेश जैमिनी जी, सर सवाल पहला आप ही से करता हूं। 380 में से 270 सीटें जीत ली, अगर हम विनिंग परसेंटेज निकालें तो 71.05%, और बाकी बची हुई 163 सीटों पे 400 हासिल करने के लिए 130 सीटें चाहिए। इसका परसेंटेज आ रहा है 79.75%। 71 हासिल किया जा चुका है दावे के हिसाब से, 79.75% हासिल कर लेंगे। ये कैसे आज देखते हैं सर, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और कितने इन दावों में सच्चाई नजर आती है? देखिए, अमित शाह जी के बेटे जय शाह क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और आईपीएल में कुछ आईपीएल के अंदाज में आज उन्होंने बयान दिया है कि जो पहले जो 20 ओवर में 10 ओवर का जो मैच होता है, उस ओवर के मैच में थोड़ा धीरे खेलते हैं और उसके बाद जो फाइनल ओवर होते हैं उसमें स्ट्राइक रेट बढ़ जाती है। तो बीजेपी के जो अमित शाह का बयान है वो कुछ इसी अंदाज का है कि पहले हम 71% की रेट से स्ट्राइक रेट है और जो अब शेष सीटें बची उनमें 79 होगी। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो उनको चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगा सप्तशती के दिन जिस अंदाज में पुष्य नक्षत्र में फार्म भरा और जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं महाकाल भैरव, उनका आशीर्वाद लिया और जो गंगा स्नान के बाद एक बयान दिया, वो बयान थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करता हूं। तब आप हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो को, मुस्लिम लीग का इलेक्शन मैनिफेस्टो, और जो आपने कहा कि जो महिलाओं का मंगलसूत्र है वो तक बिक जाएगा। तो वो जो डबल जो बयान आते हैं वो थोड़ा डराते हैं। इसके अलावा बीजेपी के साथ एक नया गेम है कि पहले के चुनाव में 2014 और 2019 में देखें तो स्थानीय क्षत्रपों का बहुत बड़ा योगदान था, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, मिथिलेश जी, राजनाथ जो है सिंह ना, हो, एक लंबी फोर्स। मिथिलेश जी, आप भी हमारे राजनीतिक प्रवक्ताओं के साथ बैठकर उन्हीं की तरह बात बोलने लगे हैं। सीधी सीधी नहीं बताते हैं आप, सीधी बताइए ना भाई, जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है, ठीक है, उसके बाद भी एनालिसिस हो जाएगा और बेहतर होगा। देखिए दावा जो किया जा रहा है वो जो एक इंडिया इलेक्शन इंटेंटिव, उन्होंने एक अलग दावा किया है। और आप देखिए 2014 2019 में भी ऐसे ही चरणों में चुनाव हुआ, कभी अमित शाह ने नहीं कहा कि हम इतनी स्ट्राइक रेट से जीत रहे हैं। तो पहली बार कहने की जरूरत क्या पड़ी, ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरा 2019 में लोगों को दिख रहा था कि मोदी जी की एक वेव है,
लेकिन उस वेव में थोड़ी तो धार कम हुई है, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सरकार ये बना लेंगे ऐसे तमाम आंकड़े कह रहे हैं। और जिस तरीके से वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर ये वेव की आप बात करते हैं मिथिलेश जी, तो ऐसी भी कोई वेव नहीं दिखाई दे रही कि विपक्षी गठबंधन को जिताना है, कांग्रेस को सरकार में लाना है, या ऐसी भी कोई वेव नहीं दिखाई देती कि इस मौजूदा सरकार को हटाना है। बिल्कुल सामने विकल्प नहीं है, सामने विकल्प मजबूत नहीं दे पाया इंडी गठबंधन, इसी का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि निश्चित रूप से जनता में एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसको कैश करने के लिए विपक्ष एक मजबूत फोरम नहीं दे पाया। और मोदी जी और अमित शाह को उसी का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो आज 380 में से 270 सीटें खुद जीती हुई बता रहे हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा कि घुसपैठिए और उनको तब को बाहर निकालेंगे, शिक्षक घोटाला, राशन घोटाला, तो कहीं न कहीं करप्शन और जो पॉलिसीज ही हैं उनकी बीजेपी की, उन पर काम करते हुए नजर आए। लेकिन जो आज माहौल काशी से बना है, उससे निश्चित रूप से बीजेपी को लाभ होने वाला है। क्योंकि जिस तरह अंदाज में मोदी जी ने पर्चा भरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सनातनी संस्कृति को जिस बलवती किया, उससे निश्चित रूप से उम्मीद की किरण जगी है कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जो काशी के हो गए हैं, गंगा के बेटे हो गए, वो कहीं न कहीं गंगा सप्तशती पर भाजपा का बेड़ा पार कर देंगे। अब 400 पार होंगे या 380 पर रुकेंगे या 370 पे जाएंगे, ये होगा। और कांग्रेस का दावा कि 200 के नीचे रहेंगे, उसमें दम कम नजर आ रहा है। अच्छा, आरसी चौधरी साहब से अब सवाल करता हूं, चूंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बीजेपी से जल्दी मेहमान जुड़ जाएं। चौधरी साहब, मैं जानता हूं, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं सवाल करूंगा तो आप यही कहेंगे कि उनके दावों पर आप बहस कर रहे हैं, मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। मैं आपको थोड़ा आश्वस्त कर देता हूं, मैं सवाल करूं, आपकी पार्टी के अगर कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, या आपकी पार्टी के जो बड़े नेता आप मानते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मानते हैं, राहुल गांधी जी को मानते हैं, अगर उनकी तरफ से बयान आएगा ना कि 400 पार हम लाने जा रहे हैं, हमारी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस अपने दम पर या अपने सहयोगियों के साथ बना जा रहा है, तो डिबेट सर उस पर भी करेंगे। आइए सवाल पर आते हैं। ये बताइए कि बीजेपी के मेहमान तो है नहीं, लेकिन बीजेपी को बधाई आप आज दे देंगे या फिर 4 जून को देंगे? वो तो कह रहे हैं 270 हो चुकी हैं 380 में से। मुझे 2024 पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, 2004 की बात याद आती है। 2004 में भी दुनिया की सबसे धनी पार्टी आज के दिन जो है, 2004 में भी इंडिया साइन कर रहा था और कह रहे थे विपक्ष में नेता कौन, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन, और अटल और आडवाणी की जो जोड़ी थी उसके सामने कौन, प्रमोद महाजन जैसा चाणक्य उसके सामने कौन। लेकिन लोकतंत्र के अंदर भूल जाते हैं कि जनता जनार्दन होती है, अगर उसकी आवाज उस लोकतंत्र में नहीं है तो जनता उस कुर्सी पे जो आसीन करती है वो संदेश होता है। 10 साल तक यूपीए की सरकार ने शासन किया था और मनमोहन सिंह जैसा एक शानदार प्रधानमंत्री मिला था। आपने कहा कि ये दावों की पोल तो उसी दिन खुल गई थी जो 2014 में ऐसा कभी दावा नहीं किया, 2019 में नहीं किया। जनता के मुद्दों की अलग अलग अदालत में 2014 में चर्चा होती थी, 2019 में पड़ोसी जो मुल्क थे पाकिस्तान को सबक सिखाने की चर्चा होती थी, 40 सैनिकों की शहादत और राष्ट्रवाद की बयार होती थी। लेकिन अब तो खुद अमित शाह ने यह स्वीकार किया इंटरव्यू के अंदर कि यह कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए चुनावी नारा है। नहीं, बालाकोट में तो घुस के मारा ना, जिस राज्य में बालाकोट में घर में घुसकर मारा। आप बोल लीजिएगा, जो मारा ना तो जनता ने दिया। अरे वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो लेके गए, मुझे अवसर दीजिए। नहीं, वो आपको पूरा अवसर मिलता है चौधरी जी, आपकी सुई हमेशा वहीं अटकती है। अवसर दीजिए, आपको पूरा अवसर दे रहे हैं। अब आप कहें कि मैं मुंह पे उंगली लगाकर बैठ जाऊं, बोल लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं पूछता आपसे। हर बार आप यही बोलते हैं। मुझे 2 मिनट का अवसर तो देंगे ना, 2 मिनट का अवसर तो देंगे ना। जनता को बीच में ये बताना तो पड़ेगा ना भी क्या क्या उन्होंने परिवर्तन किया। मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया की धनी पार्टी ने तमाम पूरा प्रचार तंत्र प्रयोग किया, तमाम उन संस्थानों का प्रयोग किया जो उनके इशारे पे चलते हैं, जो भयक्रांत होते हैं, तमाम जो एजेंसीज हैं उनका उपयोग किया। लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं कि आप कहिए इस चैनल के ऊपर, महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 42 सीट थी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें खोने जा रही है? राजस्थान में 25 में से 25 थी, कितनी सीटें खोने जा रही है? गुजरात में 26 में से 26 थी, कितनी सीटें खोने जा रही है? कर्नाटका में 26 में से 24 सीटें थी, कितनी सीटें खोने जा रही है? 400 का दम भरते हैं और ये कभी नहीं बताते कि इन राज्यों में हम बढ़ रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ना कोई लहर है, इस चुनाव में नफरत का जहर है, और वो जहर है मटन, मछली, मंगलसूत्र
और मुगल तमाम जो चीजें, और फिर तो मोदी ने यह स्वीकार कर लिया कि 10 साल का जो गठबंधन पूंजीपतियों के साथ में रहा। चौधरी साहब, आपने सुना नहीं अभी मिथिलेश जी ने भी कहा कि जब आज प्रधानमंत्री नामांकन भरा, जब नामांकन भरा उसके बाद कहा कि हिंदू मुसलमान में हम भेदभाव नहीं रखते, ये उन्होंने बताया। उसको कैसे देखते हैं आप? ये मैं मिथिलेश जेमिनी जी ने इस पे चर्चा कर दी, मैं उस पे समय व्यर्थ करके आपके चैनल का समय खराब नहीं करूंगा। उन्होंने बनारस के अंदर ये नहीं कहा, जब मोदी नहीं थे वहां पे मुरली मनोहर जोशी थे, तब भी वहां पे काशी के अंदर विश्वनाथ थे, तभी भी वहां पे महादेव की कृपा कोई उनके जाने के बाद में नहीं हुई। वो 20 ऐसे काम नहीं बता पाए, मैंने ये हॉस्पिटल बनाया, एम्स बनाया, मैंने यहां पे ये यूनिवर्सिटी लेके आया। अगर उन्होंने जिस अपने रोड शो की शुरुआत बीएचयू से की, उसकी छात्राओं के साथ में भारतीय राहुल गांधी रायबरेली में जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हमारी माता जी ने क्या क्या किया, वहां सोनिया गांधी जी ने क्या किया रायबरेली में, और अमेठी में क्या कुछ किया था उन्होंने, जो पिछली बार जनता ने हरा दिया उनको। ध्यान देते तो राहुल गांधी जी ने ये बताया कि हमने यहाँ पे अस्पताल बनाए, हमने यहाँ पे एम्स बनाए, हम यहाँ पे ये इंडस्ट्री संस्थान लेके आए, हम ये कॉस्ट फैक्ट्री लेके आए, हमने यहाँ पे जो फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लेके आए, हमने यहाँ पे एविएशन जो एकेडमी लेके आए। एक लंबी श्रृंखला बताई। हम भी उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री 10 साल से बताएंगे कि बनारस के धरा पे हमने ये विकास का काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास में बताने के लिए कुछ नहीं था। जिस जगह से रोड शो किया उस पे मीडिया का ये साहस भी नहीं था कि जिन बेटी के साथ में, आईआईटी की छात्रा के साथ में दुष्कर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, जहां पे महिलाएं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही है, उस यूनिवर्सिटी में जाके उन बेटियों को विरासत दिलाने का काम प्रधानमंत्री ने नहीं किया। वहां पे जो सबसे ज्यादा बनारस की अगर कोई प्रसिद्ध है तो साड़ी है, बुनकरों की क्या दशा है उस पे प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री उन जो सांसद के गांव गोद लिए जाते हैं उनकी कोई चर्चा नहीं की, जिन पे लज्जा घर की जो बात होती है, सार्वजनिक शौचालय की बात होती है, उसके गेट नहीं है, मिथिलेश ने नहीं पूछा। बात हो रही है सिर्फ काशी की, और काशी सबकी आस्था की जगह का केंद्र रहा, लेकिन वो मुद्दे गौण रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार इन मुद्दों को उठाएंगे काशी में और जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। आप जिस तरह से बात करें, भारी वोटों से जीतेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, मुझे यह बताइए कि मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं। क्या हमारी देश की राजनीति में आज की तारीख में यही स्थिति हो गई है कि हमने विपक्ष में रहते हुए अपने दम पर कितनी सरकार को घेरने की कोशिश की, रणनीति बनाई, या हम किस रूप में एक विकल्प दे सकते हैं, उसकी बात ना करते हुए सत्ता पक्ष की आप कमियां और खामियां निकालते हुए ये कहें कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा हमारे को चुनने के अलावा। क्या वही स्थिति आप अब भी देख रहे हैं? देखिए, पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए एक प्रॉक्सिमिटी क्रिएट की जाती है, एक मनोविज्ञान का सिद्धांत है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो काशी के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमारी गलियों को पक्का किया, काम किया, और जिस तरीके से पहले चुनाव में 5,71,000 से जीते, फिर 6,74,000 से जीते, और अब जो आंकड़े आ रहे हैं कि वो लगभग जो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे जिनको 66% वोट मिले थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। तो लगभग 9,45,000 वोटों से उनकी जीत की कयास लगाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वहां काशी में काम नहीं किया। काशी के लोगों के इंटरव्यूज भी तमाम चैनलों पे चले, उन्होंने कहा कि हमारे यहां मोदी जी के आने के बाद बहुत काम हुआ है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर बना हो, चाहे टूरिज्म बढ़ा हो। आपके शिकायत दर्ज कराते हुए कि मिथिलेश जी ने यह नहीं बताया, जब सांसद मुरली मनोहर जोशी हुआ करते थे तभी काशी तब काशी नहीं हुआ करती थी, अभी क्या काशी हो गई है पिछले 10 सालों में? देखिए, काशी तो काशी ही रहेगा, लेकिन विश्वनाथ का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो धार्मिक आस्थाओं के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, हवाई अड्डा, तमाम जो चीजें बनी हैं, वो निश्चित रूप से काशी के लोगों को प्रभावित कर रही है। और वहां की माइनॉरिटी के लेडीज ने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो माइनॉरिटी की महिलाएं, उन्होंने मोदी जी का जब रोड शो निकल रहा तो जिस तरीके से स्वागत किया, वो बहुत चौंकाने वाला है। और उसके बाद ही मोदी जी का जो आज का बयान है वो बड़ा अहम है कि मैं सार्वजनिक जीवन में रहते हुए हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। बिल्कुल। आरसी चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पंकज मीणा जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, थोड़ा देरी से आए हैं, लेकिन आरसी चौधरी साहब जल्दी से अपनी बात पहले रख लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जिमनी जी ने कहा कि वहां पे एयरपोर्ट बना, इन्हीं संज्ञान में दिलाना चाहता हूं कि एयरपोर्ट जब मोदी जी वहां पे बनारस कभी नहीं गए थे, उस समय भी वहां पे एयरपोर्ट था, और एयरपोर्ट
कांग्रेस की सरकार ने बनाया, इसलिए वो तथ्य ना रखें। ये कह रहे हैं इंडस्ट्री लगी, एक इंडस्ट्री बताएं। मैं कह सकता हूं कि जो राहुल गांधी जी के जो बारे में जो आपने बात पूछी, हमने जिला अस्पताल की बात की, लालगंज रेल कोच फैक्ट्री की बात की, एनटीपीसी की बात की, थर्मल पावर प्लांट की, एम्स की बात की, स्पाइस पार्क की बात की, शारदा नहर की बात की, गंगा ब्रिज की बात की, राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की बात की, राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी की बात की, एनआईएफटी की बात की, रायबरेली बोल रहे हैं, अमेठी बोल रहे हैं, की हाईवेज की बात की। अगर ये श्रृंखला के बाद में बीजेपी का प्रवक्ता बनारस के लिए बता दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है। चौधरी साहब, ये अमेठी का लेखा जोखा पेश किया या रायबरेली का? आस्था से अगर सत्ता का रास्ता अरे सुन तो लिया कीजिए, वन वे ट्रैफिक चलाते हैं आप चौधरी साहब। नहीं देगी मां गंगा के दामन को अपने बेटों से, सवों से अगर किसी ने छलने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है चौधरी साहब, अब मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक किस प्रकार लाशों की मीणा जी जुड़ चुके हैं। पंकज मीणा जी, अब ये बताइए कि भाई 270 सीटें आ रही हैं, बहुमत से बस 2 दूर हैं 380 सीटों में से। अब बधाई आज ही ले लेंगे या फिर 4 तारीख तक इंतजार करेंगे बधाई लेने का? 4 को दें बधाई आपको? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी 4 चरणों के चुनाव में जनता के बीच में जोश दिखा है, तो मैं समझता हूं कि आज पर हमारे माननीय गृह मंत्री जब आप नहीं आए थे तो चौधरी साहब ये कह रहे थे कि भाई ये दावा करने की जरूरत 14 और 19 में तो पड़ी नहीं कि इतनी सीटें इतने चरणों के बाद आ गई, इतनी सीटें इस बार हम लेकर आ रहे हैं। ये अब किस लिए जरूरत पड़ रही है कहने की? नहीं, जरूरत तो क्या है, चौधरी साहब और चौधरी साहब की पार्टी तो पता नहीं किस मुगलाते में है। जो राजनीतिक दल किसी जमाने में पूरे देश में शासन किया करता था, सभी राज्य सरकारें उनकी हुआ करती थी, वो राजनीतिक दल आज आधे से ज़्यादा राज्यों के अंदर तो छोटे भाई के रोल के अंदर बड़ी रीजनल पार्टियों से टिकट की भीख मांग रहा है कि भैया हमको 1 ज़्यादा दे दे या 2 ज़्यादा दे दे। और जो राजनीतिक दल आज पूरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, केवल सब मुश्किल से मुश्किल 350 बोलने देंगे उनको, आप नहीं बोलने देंगे? वो राजनीतिक दल अगर इस प्रकार की आरसी चौधरी जी उनको जवाब देने देंगे? वो राजनीतिक दल इस प्रकार की टिप्पणी करे तो मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना नहीं चाहिए। पिछले 10 साल का जो विकास है, उस विकास के आधार पे और जिस प्रकार से जनता के बीच में 4 चरणों के चुनाव प्रचार में हमको रिस्पांस मिला है, उस चुनाव प्रचार के आधार पे, जनता के रिस्पांस के आधार पे ये दावा बिल्कुल सटीक है कि हम 270 से नहीं, 1 मिनट, अरे सुनिए, अरे भैया बहुत चिल्ला लिए। अच्छा 1 मिनट, अरे मिथिलेश जैमिनी जी ये बताइए कि भाई एग्जिट पोल को लेकर मीडिया पर तो पाबंदी है, एग्जिट पोल, लेकिन अगर इस तरह से अनुमान और दावे किए जाते हैं वो सही रहेंगे? मिथिलेश जैमिनी जी, हम पूछना चाहते हैं थे, मैं एक चीज, रविंद्र जी अभी जो चर्चा चल रही थी, ने प्रेस वार्ता करके कही कि हमारी 3000 किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना के कब्जे में है। 56 पेट्रोलिंग। अरे भैया क्यों झूठ बोल के समय पास करते हो? बता दीजिए, जनता आज आपके जनता आज आप पे और आपके नेता पे किसी भी प्रकार का विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप झूठ बोलते रहिए। चाइना से दलाली आप खावे, चाइना से दलाली आप खावे, चाइना के नेतृत्व पाकिस्तान आप करें। पाकिस्तान को जो 1/3 हिस्सा कश्मीर का दे दिया था 1947 में, उसकी भी बात कर लीजिए। 62 में चाइना से जो हिस्सा दे दिया था वो भी उसकी भी बात कर लीजिए। ठीक है, इस तरह के मुद्दों पर चौधरी साहब राजनीति या इस तरह के मुद्दों को लेकर राजनीतिक शिगुफा छोड़ना अच्छी बात नहीं, चाहे वो बीजेपी हो या वो कांग्रेस हो। मैं दोनों की तरफ से बात कर रहा हूं। सरहद की सुरक्षा मुद्दा नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला के कह रहे थे, अरे कौन से सरहद की बात कर रहे हैं? आप चाइना को दान दे के बैठे जमीन, युवाओं के लिए रोजगार, आप चाइना को जमीन दान दे के बैठे, आप पाकिस्तान को जमीन दान दे के बैठे। 410 रुपए का सिलेंडर 1150 में बिका, 56 रुपए डीजल होता था वो 100 रुपए बिका, जो 71 रुपए पेट्रोल होता था वो 150 बिका। आखिर क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। नहीं बोलेंगे। लोगों की बचत को लूटा नोटबंदी करके, जनता आज आपके ऊपर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आप यहाँ एक आरसी चौधरी साहब, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। आरसी चौधरी साहब प्लीज 1 मिनट। आरसी चौधरी साहब, अच्छा पंकज मीणा जी, ये 400 पार, ये मतलब ये किस लिए 400 पार की जरूरत किस लिए है?
तो ये किसने वाली बात नहीं है, ये बड़ा सीधा सा है। जिस प्रकार से चुनाव की व्यू रचना, पार की जरूरत क्या है संविधान को चौधरी साहब क्या हो गया, क्या कर रहे हैं आप? ये आप मीणा सुनने देंगे क्या है? हम आरक्षण रविंद्र जी क्या है ये? आरक्षण तो आपने खत्म किया, आरक्षण को डैमेज आपने किया, संविधान बदला आपने, भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं संविधान बदला आपने कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, हम लोगों के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। ये बोलिए मीणा साहब, बीजेपी के लोग अब आप चिल्लाना बंद करेंगे, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना बंद करेंगे, आप अपनी बौखलाहट बंद करेंगे, क्या आप बौखलाहट बंद करेंगे क्या अपनी, या केवल चिल्लाने के लिए आए? जो जेल की सलाखों के पीछे है, अगर दम है तो उस समाज की आवाज को मुखर करने का काम कीजिए। रविंद्र जी, आज जहां तक बात है संविधान बदलने की, तो मैं आपको याद दिलाऊं, पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? कांग्रेस के राज में। और संविधान की मूल भावना, संविधान के मूल भावना प्रस्तावना को किसने बदला? कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने। अब तक जरूरत पड़ी तो हम, अरे भैया फिर क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्लाने के लिए आए हो क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और ये 270 का आंकड़ा सुन के इनके नीचे की जमीन खिसक गई है, इसलिए ये ऐसे ही करेंगे। मिथिलेश जी, मैं सवाल सर आपसे करता हूं, और कोई मैं ये तकनीकी चीज भी बता दूं कि अगर मैं दोनों को ऑडियो भी कम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपनी बातों को रखें। आज की तारीख में 4 चरण संपन्न होने के बाद ये कहना कि हमें 270 सीटें मिल रही हैं, आगामी 3 चरणों में 400 को पार हम कर लेंगे, इसका किस तरह से आप असर वोटर में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में और विपक्ष में पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका हौसला बढ़ेगा और जो बाकी चरण बचा उसमें बेनिफिट होगा। जिसके अलावा जिस तरीके से पाक अधिकृत कश्मीर में जो आज प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत में मिलने की आवाज उठ रही है, इसका भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। एक दौर था जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, धारा 370 हटाई गई, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और आज पाक अधिकृत कश्मीर जिस तरीके से भारत में मिलने के लिए लालायित है, उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस में आज अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है कि सचिन पायलट ने बेवकूफी की है, वो जो जंग चल रही है कांग्रेस में, वो जब तक शांत नहीं होगी कांग्रेस का सुनहरा भविष्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं जालोर सिरोही, वो आते तो प्रियंका गांधी के साथ आ जाते, वेलकम है, उन्हें फिर बयान देने से राजनीतिक रूप से नुकसान होता है। तो कांग्रेस में जो अंदरूनी जंग चल रही है कि वो फार्म भराने के लिए अपने जन्मदिन पर अगर अमेठी चले जा, रायबरेली चले जाते हैं तो सचिन पायलट समर्थकों के पेट में दर्द होता है। फिर सचिन पायलट समर्थक आज डालते हैं कि रायबरेली में उनकी 4 मीटिंग है। तो कांग्रेस में तो यह जंग छिड़ी हुई है कि गांधी परिवार के नजदीक कौन है। तो सबसे बड़ी जो जंग है वो उनके लिए राष्ट्र और चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट जंग ये है कांग्रेस के लिए। क्यों चौधरी जी, जनता के नजदीक कौन है? प्रियंका गांधी के कांग्रेस के नेताओं को इसकी फिक्र नहीं है, बल्कि यह फिक्र है गांधी परिवार के नजदीक कौन है। अभी इसी में उलझे हुए हैं। बिल्कुल चौधरी साहब उसी में उलझे हुए हैं। अब नहीं बोलेंगे चौधरी साहब? चौधरी साहब अब नहीं बोलेंगे? मैं बिल्कुल बोलूंगा रविंद्र तो जी। बोलिए। ये आप पत्रकार है, मैं चाह रहा हूं जवाब देना चाह रहा हूं। मैं इन्होंने ये बात कही आज गहलोत साहब अरे मीणा जी को जब उनको बोलने दीजिए भाई, क्यों बदला ले रहे हैं आप उनसे? अब इनके पास बाल नोचने के अलावा कुछ बचा नहीं है। ये तो ठीक है कि अभी चैनल में बैठे चिल्ला ही रहे। मुझे लगता है कल तक तो कांग्रेस के ज्यादातर नेता बाल नोच रहे, और कहीं ना कहीं ये 400 सीटों का जो अनुमान है पूरा होता देख के इनकी जो स्थिति हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे जाके। क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं चौधरी साहब फिर से वही कहूंगा, हैट्रिक मैं वही कहूंगा। ये बयान राजस्थान में देके दिखाते गहलोत जी, राजस्थान में दिखा के दिखाते। चौधरी साहब मैं वही कहूंगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से ये दावा किया जाएगा कि हम बहुमत लेकर आ रहे हैं, 400 पार, 300 पार, 272 पार हम लेकर आ रहे हैं। हम इंतजार करेंगे, आपका लाजमी है सवाल उनके ऊपर उठाना, लेकिन दावे आप जरूर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं, और उस दिन डिबेट होगी जरूर उसी मुद्दे पर। आज हमारे साथ जुड़े आप तीनों मेहमान, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हिस्सा लेने के लिए प्राइम डिबेट में। आज फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।